स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका इनमें से कोई भी जो अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो वह क्वेश्चन गलत ना हो। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको शायद ये क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यह जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? यानी कि आपको बताना है कि उसकी समय सीमा बतानी है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी जो व्यक्ति है कितनी ही बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे असंख्य या अनगिनत बार। तो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ? जुलाई 1946। क्लियर? तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में से अगर क्वेश्चन आए तो आपका वह क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए? तो आपको उस जो देशी रियासत का नाम बताना है। तो वह कौन सी थी? हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उसके प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मैक्सिमम इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक कर ले। तो प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो हमारा संविधान कब पारित हुआ? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक। पहले हम उल्टा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भी देखा था कि जो हमारी संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। उसके बाद जो संविधान सभा की पहले हम ये देखेंगे कि प्रथम बैठक कब हुई। तो गठन हमने देखा जुलाई 1946 और इसके बाद जुलाई के बाद जब उसकी पहली बैठक हुई है वह कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अब हमें देखना है कि हमने देख लिया प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो इसकी अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं आप याद रखें ताकि आपकी कोई गलत ना हो। तो जुलाई 1946 में क्या हुआ? आपका गठन हुआ। उसके बाद जुलाई के बाद दिसंबर में जाके क्या हुआ? प्रथम बैठक हुई और अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस के तहत दिया गया? तो मूल ढांचे का सिद्धांत जो है यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के तहत दिया गया। तो जो केशवानंद भारती जी का जो केस था उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत जो है यह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग एवं अनुच्छेद में है? अब आपने ये तो देख लिया कि जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। अब आपको बताना है कि हमारा जो संविधान है उसमें किस भाग एवं किन अनुच्छेदों के तहत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वह है भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किस राज्य एवं कब गठन हुआ? आपको बताना है कि सर्वप्रथम वह कौन सा राज्य था जिसका भाषाई आधार पर गठन हुआ और उसका गठन कब हुआ। तो सर्वप्रथम वह राज्य जिसका गठन हुआ वह था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन हुआ और इसका गठन जो है वह 1 अक्टूबर 1953 को हुआ, 1953। क्लियर? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? यानी कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इसका अंत आपको बताना है कि ये इसका विरोध कौन सा अनुच्छेद करता है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हमारा है अनुच्छेद नंबर 17। तो अनुच्छेद जो 17 है यह अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में निहित हैं? तो हमारे जो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान निहित है। तो ये क्वेश्चन, अब हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं हमारे। तो ये आपने नोट कर लिए हैं, तो अब आगे हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन है, दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? यानी कि वह अनुसूची जिसमें कि दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, आपको उसका बताना है। तो वह कौन सी संख्या है? तो इसका उल्लेख हमारी जो 10वीं अनुसूची है उसमें किया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और यह जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले से टिक करके भी रखा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनुसूची से संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि जो पंचायती राज संस्था का प्रावधान है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो पंचायती राज संस्था का जो उल्लेख है वह हमारी 11वीं अनुसूची में किया गया है। और जो मैक्सिमम जो पंचायती राज संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि जो पंचायती राज संस्था है इसका जो प्रावधान है यह कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया और इसका उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में निहित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मुस्लिम समुदाय को किस अधिनियम के तहत पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध दिया गया? आपको उस अधिनियम का नाम बताना है जिसमें कि पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व दिया गया। तो वह कौन सा है? हमारा 1909 का अधिनियम। और इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो अधिनियम एवं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन इससे पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। इससे पीछे हमने देखा 1909 का अधिनियम जिसमें कि मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया। अब आपसे पूछा गया है कि उस पृथक निर्वाचन में जो मुख्य जो काम किसने किया, यानी कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक पहले से कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो आपको बता दूं, पहले जो अनुच्छेद 19 था तो उसके तहत कितनी थी? 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब उनमें से एक स्वतंत्रता काट दी गई है। वह कौन सी है? संपत्ति का अधिकार। तो इस जो संपत्ति का अधिकार की जो स्वतंत्रता है इसे हटा दिया गया है।
तो अब कितनी रह गई हमारी? 6 स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 19 के तहत हैं। और ये कौन कौन सी हैं? अपने विचार व्यक्त करने की यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता यानी कि बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं दूसरी जगह पर निवास करने की स्वतंत्रता, और साथ ही अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यापार शुरू करने की स्वतंत्रता जो है हमारे अनुच्छेद 19 में शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा एवं किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए? तो जो मूल कर्तव्य है ये किसकी अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो आपको उस समिति का नाम बताना है। तो ये समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। और यह कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए? तो मूल कर्तव्य जो है हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 42वें इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? अब हमने देखा कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसी के तहत जो है हमारे मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे। और इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं। और वे कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। पहला है पंथ निरपेक्षता, दूसरा है समाजवादी, और आपका तीसरा शब्द है अखंडता। तो ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, और ये क्वेश्चन मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो समान सिविल संहिता से रिलेटेड जो आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं केस जो चल रहा है 3 तलाक से संबंधित, वह केस भी समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे करंट से संबंधित है। तो समान सिविल संहिता का जो प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 44 के तहत आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो 11वां मौलिक अधिकार है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 11वां मौलिक अधिकार आखिर है क्या। तो 11वें मौलिक अधिकार में क्या है कि वे बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में आते हैं, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या है प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान 11वें मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी 11वें मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और आपसे अब पूछा गया है कि यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो यह 11वां मौलिक अधिकार जो है आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को किन आधार पर हटाया जा सकता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति को किन आधार पर हटाया जा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत केवल एक आधार पर हटाया जा सकता है, और वह कौन सा है? अगर संविधान का अतिक्रमण होता हो तब। तो संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति को महाभियोग के दौरान हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया हमारे संविधान सभा का। लेकिन 9 दिसंबर यानी कि इसके 2 दिन बाद ही, यानी कि 9 दिसंबर को तो ये बने, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। तो ये तीनों चीज आप याद रखें, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत को क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का समूह कहा गया है। तो इसके तहत कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का समूह है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा संविधान है, तो संविधान में उल्लिखित उद्देशिका या प्रस्तावना किसके द्वारा शामिल की गई है। तो जो हमारी प्रस्तावना है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शामिल की गई है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपका इनमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ जो कि RS मेन से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसका आंसर मनीष विजय जी ने भेजा है कि आप क्वेश्चन था कृषि ऋण माफी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा कृषि ऋण माफी के स्थान पर आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपने आंसर भेजा है बहुत सही है, बहुत अच्छा आंसर है आपका, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। तो आपके जो वर्ड्स हैं, आप उत्तर लिखते हैं तो आपके 100 से ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए, लेकिन 100 से 120 तक के शब्द आप जो है लिख सकते हैं। तो यानी कि आपके आंसर जो है 120 शब्दों तक आगे जा सकता है। तो कोशिश करिएगा आप थोड़ा वर्ड लिमिट की तरफ ध्यान दें, बाकी आपका आंसर अच्छा है। एक चीज़ और, आपने लास्ट में जो कल्याणकारी योजनाओं के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया है, लेकिन आपने उनके बारे में बताया नहीं है। तो अगर आप बता देंगे थोड़ा सा, योजनाओं का नाम बता दें, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो इससे क्या होगा, योजनाओं का थोड़ा सा स्पष्टीकरण यानी कि नाम बताने से ही थोड़ा आपका जो उत्तर है और प्रभावी बन जाता है। तो यहाँ थोड़ा आप कोशिश करें योजनाओं का नाम भी बता दें। और दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा ये ऐड कर सकते हैं कि जब बैंक किसानों को ऋण देते हैं, तो अगर वह ऋण किसानों द्वारा बैंकों को मतलब वापस नहीं, बैंकों के पास जब वह ऋण दिया गया ऋण वापस नहीं आता, तो जो बैंक है वे काफ़ी डिमोरलाइज होते हैं और वे कोशिश करते हैं कि आगे से किसानों को ऋण न ही दे जब उनके पास आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बैंकों का NPA है वह बढ़ता है, और इससे क्या होगा कि जो हमारा GDP है यानी कि अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये पूरी जो एक चेन है ये पूरी एक प्रभावित होती है जब कृषि जो किसानों का ऋण दिया गया है वह बैंकों के पास वापस नहीं आ पाता। तो ये आप चीज़ NPA की जो समस्या है इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? बाकी जो आपका क्वेश्चन है वह आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको लगता है कि आपको अन्य फ्रेंड्स को भी इन क्वेश्चंस की अगर ज़रूरत है तो इन्हें उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।